नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी रेलवे भर्ती परीक्षा पर बढ़ते बवाल की, गणतंत्र दिवस पर पीएम के प्रचार की, जानेंगे चुनाव प्रचार पर रोक को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, यूपी में बीजेपी विधायकों की कैसे बढ़ रही हैं मुश्किलें। बात करेंगे कर्नाटक में मुंबई सरकार की बढ़ती मुश्किलों की, पद्म पुरस्कार के ऐलान पर शुरू हुई सियासत की और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेतों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हुए फाइनल। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट। अभिनेता सोनू सूद ने की कांग्रेस पार्टी से राज्य में सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग। चरणजीत सिंह चन्नी को बताया सबसे बढ़िया विकल्प। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। कल शाम 4 बजे ममता बनर्जी ने बुलाई टीएमसी सांसदों की बैठक। गणतंत्र दिवस के मौके पर महिलाओं को मिली सौगात। मुंबई पुलिस ने महिलाओं को दी निर्भया पथक स्क्वाड की सौगात। सीएम उद्धव ठाकरे भी रहे मौजूद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर बिहार में छात्रों का प्रदर्शन अब बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार 3 दिन से चल रहा है, लेकिन आज छात्रों में ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और ये प्रदर्शन बिहार के बाद यूपी में भी फैल गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। रेलवे परीक्षा में हुए धांधली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब परीक्षा में हुई धांधली से गुस्साए छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घंटों के बवाल के बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने छात्रों को कर्नलगंज थाने ले जाकर बंद कर दिया, जिसके बाद लगातार 3 दिन से जारी ये प्रदर्शन देशव्यापी रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते कई जगह पर छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी। इससे पहले कल पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर में बवाल किया गया था। बीते दिन यानी मंगलवार को सीतामढ़ी में आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बुधवार सुबह ही रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा कर दी। लेकिन रेलवे के इस फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है और पूरे बिहार में उबाल है। आज गया में भी छात्रों ने जमकर बवाल काटा। गया रेलवे स्टेशन परिसर में चलती ट्रेन पर जहां छात्रों ने जमकर पथराव किया। हालांकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने छात्रों के बढ़ते गुस्से को देखकर ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। छात्रों के प्रदर्शन पर बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेल मंत्री ने कहा कि मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वो कानून अपने हाथ में ना लें। हम उनके द्वारा उठाई गई शिकायतों और चिंताओं को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जो 4 मार्च तक रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि छात्र रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी परीक्षा 2021 के परिणाम पर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि 2019 में जारी आरआरबी अधिसूचना में केवल एक परीक्षा का उल्लेख किया गया था। उन्होंने अधिकारियों पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पहले छात्रों की आवाज ताकत के सहारे दबाने की कोशिश हुई, लेकिन बात यूपी चुनाव तक आई तो वोटों की चिंता में कमेटी बनाई। रेल मंत्री के बयानों में भी डर चुनावों का ही दिखाई दिया। बात जब चुनावों की हो तो बीजेपी हमेशा पीएम मोदी को ही आगे करती है और पीएम भी पार्टी के प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते, भले ही मौका गणतंत्र दिवस समारोह का क्यों ना हो। तो गणतंत्र दिवस के सहारे कैसे पीएम ने चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश की, देखिए ये रिपोर्ट। 2 साल पहले देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उस दौरान पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों पर तंज कसते हुए कहा था कि जो लोग बवाल कर रहे हैं उनकी पहचान कपड़ों से हो जाती है। लेकिन सिर्फ बवाल करने वालों की पहचान कपड़ों से नहीं होती, बल्कि चुनाव कहां से हो रहे हैं और कब हो रहे हैं इसकी पहचान भी देश के नेताओं के कपड़ों से हो जाती है। दरअसल आज गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का नया रूप दिखाई दिया। पीएम मोदी ने जो कपड़े पहने वो चर्चाओं में आ गए। पीएम मोदी उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर का गमछा पहने दिखाई दिए। उनकी टोपी पर उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी अंकित था। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अब तक पीएम मोदी रंगीन साफे में दिखते थे, लेकिन इस बार उत्तराखंडी टोपी में दिखे, जिसे देखकर जिन्हें मालूम नहीं था उन्हें भी पता चल गया कि उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भी पीएम ने प्रतीकों के जरिए पार्टी के प्रचार का मौका नहीं छोड़ा। इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे तो पीएम मोदी ने अपनी दाढ़ी को काफी बढ़ाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरह कर ली थी। गुरुदेव के अनुयायी वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन बंगाल में गुरुदेव का अलग ही स्थान है। बंगाल चुनावों के बाद पीएम की दाढ़ी अचानक ही छोटी हो गई थी।
पीएम के प्रचार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उत्तराखंड और मणिपुर की बीजेपी सरकार इसे चुनावों में भुनाने की कोशिश में जुट गई है। वैसे भी इस बार का चुनाव प्रचार कुछ अलग हटकर चल रहा है। रैलियां, आम सभा, रोड शो पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रचार फिजिकल कम सोशल मीडिया पर ज्यादा दिख रहा है। प्रचार पर लगे प्रतिबंधों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों को लेकर राजनीतिक दल सियासी दांवपेच में उलझे हुए हैं। ऐसे में नेताओं के बयान भी चुनावी माहौल को गरमाने में लगे हुए हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओपिनियन पोल को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने चुनावों को लेकर टीवी चैनलों पर चल रहे ओपिनियन पोल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये जनता का चुनाव बन गया है, इतने विधायक कभी नहीं टूटे होंगे। इसके बाद भी ओपिनियन पोल में न जाने क्या दिखाया जा रहा है। ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपीएम पोल है। ये भ्रम फैलाने वाले पोल है। ये बड़े निर्णय का समय है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कहा कि आने वाले समय में हमें लोकतंत्र को बचाना है। नेताजी ने समाज के दबे कुचले लोगों को साथ लेकर देश को नई दिशा देने का काम किया था। ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा नेताओं के जो बयान है वो चाहते हैं कि चुनाव उस दिशा में ले जाएं। अब तक हम उनके जाल में नहीं फंसे हैं। वो हमारी दिशा को बदल नहीं पाएंगे। जो लोग कभी गली में नहीं जाते थे वो अब गली गली घूम रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चुनावी रैलियों पर लगे प्रतिबंध को लेकर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार के दबाव में रैलियों पर रोक लगाई गई है, क्योंकि बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी थी। खाली कुर्सियों को छुपाने के लिए रैलियों पर रोक लगाई गई है। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली न रह जाएं, इसलिए रैलियों पर रोक है। चुनाव आयोग ने 10 लोगों के साथ जनसंपर्क की इजाजत दे रखी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये जनसंपर्क भी भारी पड़ता दिख रहा है। लोग बीजेपी उम्मीदवारों को अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। इस बार खबर बुलंदशहर से आई है, जहां 2 सप्ताह बाद ही वोटिंग है। यूपी में बीजेपी नेताओं के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक की हूटिंग की गई। गांव वालों ने वोट न देने के लगाए नारे। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। बुलंदशहर के सियाना विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार और विधायक देवेंद्र सिंह लोधी को देखकर लोग हूटिंग करने लगे। विधायक और बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी और विधायक को वोट न देने के नारे लगाते हुए गाँव के लोग नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन 5 सालों में बीजेपी विधायकों ने गांव में एक भी नल और सड़क तक नहीं बनवाई है। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बीजेपी विधायक के जनसंपर्क के दौरान का बताया जा रहा है। सियाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी को माकड़ी गांव में ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों का आरोप है कि 5 साल तक विधायक एक भी बार गाँव में नहीं आए। विधायक निधि से कोई भी काम गाँव में नहीं किया गया है। इसके अलावा विधायक के पास मदद के लिए जाने पर भी कोई काम नहीं होता था। माकड़ी गांव के लोगों ने उन पर 5 साल तक गांव की उपेक्षा और कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। काफी देर तक समझाने पर भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। विधायक देवेंद्र लोधी ग्रामीणों से माफी भी मांगते नजर आए, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उन्होंने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। देवेंद्र लोधी की माने तो उनका कोई विरोध नहीं हुआ है। ये सब कांग्रेस की साजिश है। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यूपी की योगी सरकार मुश्किल में दिख रही है। मुश्किलें सिर्फ यूपी में ही बीजेपी के सामने नहीं है, दूसरे राज्यों में भी पार्टी मुश्किल में दिख रही है। कर्नाटक में 6 महीने पहले ही बीजेपी ने सीएम बदला था और अब यहां एक बार फिर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई मुश्किलों में है। उनकी मुश्किल पार्टी के अंदर भी है और बाहर भी। राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बोम्मई सरकार की घेराबंदी कर रखी है। सड़क से लेकर विधानसभा तक बोम्मई सरकार के खिलाफ कांग्रेस मुखर रुख अपनाए हुए है, तो बीजेपी नेता भी बोम्मई का बचाव करने की तैयारी नहीं दिखा रहे हैं। रही सही कसर कर्नाटक में पिछले 6 महीने के दौरान हुए लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव और निकाय चुनावों ने पूरी कर दी है। इन चुनावों में कांग्रेस की लगातार जीत ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से बीजेपी को एक के बाद एक चुनावों में हार मिल रही है, उससे तय है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम भी बीजेपी की उम्मीदों के उलट आ सकते हैं। इसलिए पार्टी ने यहां बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बसवराज के कामकाज से नाराज बताया जा रहा है और जल्द ही बसवराज को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों के बाद कर्नाटक में पार्टी ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं।
दरअसल बीजेपी की चिंता राज्य में बसवराज की लोकप्रियता में तेज गिरावट ने बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय चुनावों में सीएम खुद विधानसभा क्षेत्र हनागल में पार्टी को हार से नहीं बचा पाए। ये भी कहा जा सकता है कि राज्य के कई मंत्री और विधायक भी सीएम मुंबई से नाराज चल रहे हैं और चुनावों से पहले बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने के संकेत भी दे रहे हैं। विधायकों की नाराजगी को रोकने के लिए बीजेपी हाईकमान कर्नाटक में सीएम बदलने के साथ ही गुजरात की तर्ज पर पूरा मंत्रिमंडल बदलने पर भी विचार कर रहा है। नया सीएम लिंगायत समुदाय से बनाया जा सकता है। इसके अलावा दलित वर्ग से भी सीएम बनाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में दलितों की बड़ी आबादी है और इसे कांग्रेस का परंपरागत मतदाता माना जाता है। कर्नाटक में अब बीजेपी किसे सौंपेगी सत्ता का ताज? बसवराज अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में हैं, तो बीजेपी के कई विधायक बगावत के संकेत दे रहे हैं। सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी में लड़ाई चल रही है, तो कांग्रेस में एक पुरस्कार को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी दो गुट में बढ़ती दिख रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के कार्यकाल में पद्म पुरस्कार भी चुनाव में जनता को साधने का जरिया बन गए हैं। असम और बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले सरकार ने ऐसे दिग्गजों को पुरस्कार दिया था जो उस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, और अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को साधने और कांग्रेस में फूट डालने के लिए गुलाम नबी आजाद को पद्म पुरस्कार से नवाज रही है। केंद्र की इस चाल पर जयराम रमेश ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की घेराबंदी की है। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है, लेकिन सीपीएम के वरिष्ठ नेता ने ये सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भट्टाचार्य के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है कि सही कदम उठाया, वह आजाद रहना चाहते हैं, ना कि गुलाम। माना जा रहा है कि जयराम का ये ट्वीट इशारों में गुलाम नबी आजाद पर निशाना है, लेकिन कांग्रेस के ही एक अन्य नेता और G23 के सदस्य कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने की तारीफ की है और उन्हें बधाई दी है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, बधाई भाईजान, ये विडंबना है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता दे रहा है, कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं। साफ है कि पद्म पुरस्कार के बहाने मोदी सरकार ने कांग्रेस की फूट को और बढ़ाने का काम किया है। आपको याद दिला दें कि आजाद ने कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं यानी G23 के समूह का नेतृत्व किया था और सोनिया गांधी को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक सुधार की मांग की थी। वहीं कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर के इस बड़े नेता की जमकर तारीफ कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में गुलाम नबी आजाद को विरोध झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनके कांग्रेस से जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं और अब बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाना चाहती है। यही वजह है कि मोदी कभी राज्यसभा में उनके लिए आंसू छलकाते हैं तो कभी पुरस्कार से नवाजते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेतों की। देश में जब से मोदी राज आया है तब से अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। हरे निशान की बजाय लगातार लाल निशान पर बनी हुई है, लेकिन महामारी के दौर में देश की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। यहाँ तक कि अब भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो देश के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या कहते हैं IMF के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी ने सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, जिससे पूरी दुनिया की विकास दर हिल गई है। 2 साल गुजर जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। भारत में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब तो मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने GDP ग्रोथ अनुमान को घटाया है। इस लिस्ट में अब IMF भी शामिल हो गया है। IMF ने पिछले साल अक्टूबर में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए 9.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया था, लेकिन अब मॉनेटरी फंड ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से बढ़ेगी। IMF का ताजा अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 9.2% और भारतीय रिजर्व बैंक के 9.5% के अनुमान से कम है। इसके अलावा ये
S&P के 9.5% और मूडीज के 9.3% के अनुमान से भी कम है। हालांकि ये विश्व बैंक के 8.3% और फिच के 8.4% की वृद्धि दर से अनुमान से ज्यादा है। IMF ने कहा कि 2023 के लिए भारतीय संभावनाएं क्रेडिट ग्रोथ और उसके साथ निवेश और कंजम्पशन की वृद्धि पर निर्भर है। भारत के साथ साथ IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का अनुमान लगाया है। IMF ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 के 5.9% से घटकर 2022 में 4.4% रहेगी। इन आंकड़ों से साफ है कि पूरी दुनिया को अब भी मुश्किलों का सामना करना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।